वीज़ा रिफ्यूज़ल को किस तरह से कम किया जा सकता है या हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं और कौन सी मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम वो 10 रीजंस को निकालेंगे ताकि उन पे काम करके आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर कर सकें और उसकी वजह से जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है वो हमारा जो है वो 100% जो है वो निकल जाए उस चक्कर से और हमारा वीज़ा लग जाए। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये पाकिस्तानी, बांग्लादेश और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल है और यहाँ पे ये सेम ही सिनेरियो चलता है ऑलमोस्ट इन सारे कंट्रीज़ के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो मेजर रीज़न है उसकी बात करें तो वो तो है आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। अगर आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं हैं, आपने उसकी रिसर्च नहीं की, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, आपने उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। और उसका एक ही सिंपल सोल्यूशन होता है कि आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें। अब अच्छे से करने से मुराद ये होता है कि ये नहीं है कि आप उसको कोई रटे लगाएं, आप उसकी कोई जो है वो कोई बंदा अरेंज कर लें अपनी जगह पे, आप उसकी प्रैक्टिस करें बार बार। और क्वेश्चंस वही हैं, वही चीज़ें हैं, यानी 5 से 7 क्वेश्चंस हैं, बस आपने उनकी डीप रिसर्च करनी है, उनकी प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो निकालना है और आपने उसको लॉजिक्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आंसर देना है। तो आपका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है मोस्टली निकल जाता है। हाँ, अब देखें इसमें भी कुछ लोग या स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यार हमने तो बड़ा अच्छा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दिया था फिर भी रिफ्यूज़ हो गया। तो देखें हर जगह पे एक्सेप्शन मौजूद होती हैं, कुछ 4-5 केसेस इस तरह के ज़रूर होते हैं जिसमें बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है फिर भी वीज़ा नहीं मिलता। तो ये हम कह सकते हैं ये सिस्टम का फेलियर है, ये यूके भी यही जानबूझ के किया है। बट मेजोरिटी अगर आप रिफ्यूज़ल्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा या आप खुद भी उसको समझेंगे कि ये रिफ्यूज़ल पढ़ के अगर वाकई इस तरह से हुआ है तो वीज़ा रिफ्यूज़ ही होना था। इसके बाद जो सेकंड रीज़न है उसकी तरफ आएँ तो वो है बैंक स्टेटमेंट। अब देखें बैंक स्टेटमेंट का मैं पिछले काफ़ी देर से कहता आ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपको प्रॉब्लम्स होंगी, अभी तक उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई। बस सिर्फ ये हुआ है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बढ़ गई है। यानी पहले आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट करते थे तो वो आपसे सोर्स ऑफ फंड्स नहीं पूछते थे, अब वो मोस्टली जो है 50% लोगों से पूछने लगी हैं और ये नेक्स्ट 100% लोगों से भी पूछेंगे और फिर उसके बाद प्रीवियस स्टेट्स में जाएंगे। जिस तरह से बैंक स्टेटमेंट का ज़्यादा देर के लिए रखना, 3 से 4 महीने की कंडीशंस को लगाना, उसका मनी ट्रेल प्रॉपर लेके आना, कहाँ से आए, किस तरह से आए और उसकी सोर्सेज से जहाँ से आए हैं। यानी जैसे हम सोर्स ऑफ फंड्स में लगा देते हैं कि हमारी रेंटल इनकम आई है, तो वो पूछेंगे कि रेंटल इनकम आपके पिछले 6 महीने में रेगुलर आई थी। तो इस तरह का, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जीटी बनती है। तो अवॉइड क्या करना चाहिए, अभी के लिए आपको लार्ज डिपॉजिट्स जो हैं वो अपने अकाउंट में इन एंड आउट नहीं करने हैं। आपकी जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं सिर्फ वही मौजूद होने चाहिए, उसके अलावा किसी चीज़ की जिसकी जस्टिफिकेशन हमें देनी पड़े। और ये फंड्स जो हैं वो आप फॉर्म ऑफ सेल डीड की सूरत में हो सकते हैं। आपने कोई चीज़ सेल कर दी है, प्रॉपर्टी सेल कर दी है और उसकी ट्रांजेक्शन की रसीद, स्लिप्स, कहाँ से पेमेंट ट्रांसफ़र हुई है, अगर फादर के अकाउंट से हुई है तो उसका चेक, बैंक डिपॉजिट से हुई है तो बैंक डिपॉजिट स्लिप, ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ रखनी है। और एफिडेविट जो है वो आपने अप टू डेट उसी वक्त बनवा लेना है जो आपको इसमें काम आएगा। इसके बाद आते हैं एसओपी। अब इसमें ना मैं फेक एसओपी का जिक्र कर रहा हूँ। फेक एसओपी से मुराद कि ये एक रियल, आपको मैं बता रहा हूँ केस के स्टूडेंट से इंटरव्यू के दरमियान उसने पूछा कि भाई आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो आपने जो है वो उसके बारे में बताएं। तो वो कहता है कि मैंने जो स्टेटमेंट, उसने स्टेटमेंट को सेंस किया कि ये मेरी बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो वो कहता है जी मेरी स्टेटमेंट जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में है, उसमें मेरे 80 लाख पड़े हुए हैं। यानी ये इस तरह से उसने फिर पूछा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है। तो चूंकि स्टूडेंट ने खुद बनाई नहीं थी, स्टूडेंट को पता नहीं था, तो उस सूरत में फिर प्रॉब्लम क्या हुई, तो उसने उसको वीज़ा रिफ्यूज़ल में उसको भी मेंशन किया कि स्टूडेंट मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहा, मेरी बात को उसको पता ही नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होती है। हालांकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एसओपी लाजमी है, तो एसओपी के बगैर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। हमें क्यों नहीं पता होता, यानी जो स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एजेंट्स खुद बना देते हैं। तो इसलिए एसओपी अपनी खुद बनाएं, खुद लिखें, उसमें सारे चीज़ों को लिखें, क्योंकि जब आप एसओपी लिखते हैं यही चीज़ें आपके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में आपको काम आती हैं और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में भी प्रिपेयर होते हैं, फिर आपकी यूकेवीआई के इंटरव्यू के लिए भी आपको हेल्प आउट करते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो गैप ऑफ स्टडीज़ जो हैं, अब स्टडीज़ में गैप डेफिनेटली प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर हम अंडर की बात करें तो 2 साल से ज़्यादा वाला गैप जो है वो हम ये समझते हैं कि वो क्रेडिबल स्टूडेंट नहीं रहता और उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, उसका इंटरव्यू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करना बंद कर जाती है। इसी तरह से पोस्ट ग्रेड के लिए हम कहते हैं 5 ईयर से ज़्यादा वाला जो गैप है जस्टिफाइड हो तो ठीक है, नहीं तो हम रिकमेंड नहीं करते। तो आपका गैप जस्टिफाइड होना चाहिए, प्रॉपर जॉब की है तो जॉब लेटर लगा होना चाहिए, आपने कुछ स्किल सीखी है तो स्किल सर्टिफिकेट साथ होना चाहिए।
जॉब के साथ आपकी सैलरीज जो है अगर वो जो है वो पेड हैं तो वहाँ पे होनी चाहिए। इंटर्नशिप अगर फ्री है तो उसका प्रॉपर लेटर लगा होगा ये इंटर्नशिप सिर्फ फ्री है। अगर पेड है तो उसकी सैलरी आपको किस तरह से मिलती है, सैलरी स्लिप साथ मैनेज होनी चाहिए, यानी ये चीज़ें अपने साथ उसकी मैनेज रखनी है। और कोशिश करनी है ऐसी कंपनी में जॉब करनी है या ऐसी कंपनी का एक्सपीरियंस लेना है जिसकी ऑफिशियल डोमेन ईमेल हो, जैसे .com वाली ईमेल होती है, .edu वाली ईमेल होती है, या जो कंपनी के नाम से ईमेल डोमेन ईमेल्स होती हैं, इसी तरह से जिसकी वेबसाइट हो, प्रॉपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो। तो इस तरह की प्रेजेंस वाली कंपनी की तरफ आपने आना है। अच्छा जी, अब इससे अगली जो रीज़न है वो है इररेलीवेंट कोर्स। अब देखें, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिसमें कोर्स जो है वो उनका प्रीवियस क्वालिफिकेशन बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो वो जा रहे हैं एमएससी मैनेजमेंट में। अब देखें, इसमें हम बना तो लेते हैं कि चले ठीक है जी वो मैनेजमेंट है जी, बिजनेस बनाना है तो शायद उस सेंस में काम आ जाए, बट ये बंदा जो बीएससी मैकेनिकल वाला है वो एमएससी मैकेनिकल की तरफ जाएगा, एमएससी इलेक्ट्रिकल की तरफ जाएगा, या जो इनकी रेलिवेंट फील्ड है उसकी तरफ जाएगा, तो उसका वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा है, रेलिवेंसी भी ठीक रहेगी, यूनिवर्सिटीज़ भी अकोमोडेट करेंगी, और उसका नॉलेज भी उस हवाले से ज़्यादा होगा। तो इसलिए इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं इररेलीवेंट कोर्सेज वाली, उनको भी अवॉइड किया करें। अच्छा, तीसरी अब ये जो रीज़न है, यानी कंट्री क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली मैटर करती है। देखें, अब पाकिस्तान का नंबर सबसे हाई रहा वहाँ पे असाइलम सीकर्स के लिए, बांग्लादेश का उसके बाद आया, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से यूनिवर्सिटीज़ ने स्टेप बैक कर दिया, यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ही बंद कर गई हैं, कंप्लाइंस बढ़ा दी गई है, इंटरव्यू सबके आ रहे हैं, स्क्रूटनी सख्त कर दी गई है। तो ये डेफिनेटली मैटर करता है कि अगर कंट्री की रेपुटेशन क्या है और उसके लोगों का वहाँ पे जाकर रवैया क्या है, और उस वजह से भी आपकी जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ और एक्सेप्ट और उसकी स्क्रूटनी हो सकती है। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, यानी अगर आपने वीज़ा करते हुए अप्लाई करते हुए कोई चीज़ मिस कर दी है, ऐसी चीज़ जो आपको साथ लगानी थी, तो देन डेफिनेटली भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। बट इन इन सच केसेस जो है वो ये एम्बेसी आपसे पूछ सकती है। लेकिन देखें, उसमें नुकसान क्या होता है कि अगर एक एम्बेसी में 15 दिन के बाद आपसे उन्होंने आपका केस फाइनल कर रहे थे, आपको वीज़ा ग्रांट कर रहे थे, तो देखा ये आरटीबी सर्टिफिकेट ही नहीं लगा हुआ, तो वो फिर आपको दोबारा ईमेल कर सकते हैं, ईमेल करेंगे, फिर आप उसका टीबी सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे 8-10 दिन में या 5 दिन में, फिर 10 दिन बाद दोबारा केस वर्कर देखेगा, तो इसमें टाइम प्रलॉन्ग हो जाता है। फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें एम्बेसी समटाइम आपको कॉन्टैक्ट करती ही नहीं है, इसी तरह से कभी कॉन्टैक्ट करती है तो आपको ईमेल नहीं आती, और वो इस बेस पे भी रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमने ये डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट किए थे, इन्होंने इनिशियल एप्लीकेशन में नहीं थे लगाए, तो हम उस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस हो सकती हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स, सिंपल इज़ दैट, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपका एजुकेशनल है, आइल्स आपके आइल्स के हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हैं, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जो भी आप फेक डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसकी बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, और उसकी बेस पे रिफ्यूज़ होने के बाद आपका जो है वो बैन भी 10 साल का लगता है, आपकी फ़ीस एम्बेसी की वापस नहीं आती, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं वापस आती, और आपका कैरियर जो यूके के लिए प्योरली जो है वो तो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इससे अवॉइड करना चाहिए। पुअर इंग्लिश, यानी देखें अगर एक बच्चा परफॉर्म ही नहीं कर रहा, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में जैसे मैंने एग्जांपल दी, उसकी बात को समझ नहीं रहा, वो कौन सी स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो आप उसको रिस्पांस नहीं कर रहे, वो पूछ कुछ रहा है, जवाब आप कुछ दे रहे हो, क्योंकि आपको इंग्लिश आती नहीं है, आपको बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, या आप उसको बता नहीं पाते। एक पहले ये है कि आपकी लिसनिंग पावर नहीं है, और फिर स्पीकिंग पावर नहीं है। जब भी आपने स्पीकिंग करनी है तो आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग पावर दोनों अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो जो पूछ रहा है आप उसकी बात को समझो और उसके अकॉर्डिंगली उसको जवाब दो। तो इसके लिए बेस्ट जो मेथड है वो यही होता है कि आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, लिसनिंग के कुछ जो हैं वो सेशंस लें, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है, लेकिन उससे आपको उसका एक्सेंट समझने में, आपको उसकी चीज़ों को समझने में आपको हेल्प आउट हो सकता है। तो इसलिए इस पे भी जो है वो आप कर सकते हैं। वीक इंटेंट एकेडमिक्स, यानी आप इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जी मेरा, यानी आपके रवैया ये शो करता है कि आप वहाँ पे जॉब करने के लिए जा रहे हैं, मेजॉरिटी आपका काम की तरफ ध्यान है, आप कहते हैं जी मैं ये जॉब करूँगा, इस कंपनी में करूँगा, ये करूँगा, हालांकि आपका मेजर एज अ स्टडी वीज़ा होल्डर या स्टडी वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा पे जब आप जाते हैं तो आपका सबसे पहला जो और आखिरी मोटिव यही होता है कि आपने वहाँ पे स्टडी करनी है, आपने वहाँ पे पढ़ना है। अब देखें, इसमें एक चीज़ है कि आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं, यानी आपकी लिविंग का तो इशू है ही नहीं वहाँ पे। आप जो वहाँ पे जॉब करते हैं, ये चीज़ें होती हैं वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को एक्सपोजर करती है, आपकी चीज़ों को मेंटेन करती है, साथ थोड़ी बहुत चीज़ों को आपको लिविंग में हेल्प आउट करती हैं, बट उसको ये रियलाइज़ करवाना इंटरव्यूअर को कि यार अगर मैं ये जॉब नहीं करूँगा तो मेरा गुजारा नहीं होगा, ये वो, तो इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के इंटेंशन से भी जो वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो ये वो रीजंस हैं जिनकी बेस पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अगर हम इन पे थोड़ा बहुत 2-3 मेजर हैं, बाकी जर्नल हैं, इन पे अच्छा काम करें, इनको प्रिपेयर करें, चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंटेशन और अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्शन करें और अपनी प्रिपरेशन करें इंटरव्यू की, तो डेफिनेटली वीज़ा चांसेस जो हैं वो 100% हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।